हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है अभी इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फर्स्ट यूनिट चल रही है एंड आज पार्ट सेकंड में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो हमारी हाफ यूनिट बची थी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत अच्छे से डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे। एक चीज़ और, ये जीव मंडल जैव मंडल दोनों एक ही चीज़ हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो इसलिए मैंने आप लोगों को यही क्लियर कर दिया है। सो हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आगे के लास्ट टॉपिक पे हमने वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल को छोड़ा था। ठीक है, कि हम ये वाले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम वायुमंडल को देखेंगे। वायुमंडल को आप इन तीनों मंडल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और सबसे ज़्यादा अच्छे से करना, क्योंकि ये वायुमंडल जो है आपका थोड़ा वास्ट है और इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सो वायुमंडल, सबसे पहली बात आती है वायुमंडल की। तो देखो, वायुमंडल जो है ना इस तरीके से डिवाइड हुआ है पूरे 5 कैटेगरी में। अब ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये टेबल सेम टू सेम आप अपने आंसर शीट में भी बनाएंगे। आप पेंसिल से इसको ज़रूर बनाना, टीचर को समझ में आएगा और टीचर समझेगा कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल में जो आता है वो आता है हमारा शोभ मंडल। शोभ मंडल जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, राइट टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ होता है। ठीक है, सो सबसे पहले शोभ मंडल क्या होता है हम उसको पढ़ते हैं। देखो जी, शोभ मंडल पृथ्वी के चारों तरफ हमारे गैसीय आवरण होता है, मतलब गैस की कवर होती है। ठीक है, तो इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल तो हमें समझ आ गया। अब वायुमंडल को वायुमंडल का जो मास है वो लगभग 5 × 10 किलोग्राम है और इसका लगभग 75% भाग जो है पृथ्वी के 10 किलोमीटर ऊंचाई तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है बाकी सारे मंडलों से थोड़ा बहुत ज़्यादा वायुमंडल से ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम इस चीज़ में और डीपली पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है वायुमंडल की। अभी हम वायुमंडल की ही बात कर रहे हैं, शोभ मंडल की नहीं कर रहे हैं। पहले वायुमंडल को समझते हैं। तो वायुमंडल जो है उसके अंदर गैस, पौधों के प्रकार हैं, उनका संरक्षण है, जैसे हरित क्रांति होती है वो है, वनस्पतियों से जीवित रहने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए कंपलसरी है, ऐसा बोला जाता है और ऐसा है भी। ठीक है, तो ज़मीन से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की जो सघनता होती है, सघनता मतलब डेंसिटी जो उसकी होती है वो कम हो जाती है और ज़मीन से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमन रेखा मानी जाती है, करमन लाइन जो है वो। ठीक है, तो ये रेखा वायुमंडल को बाहरी तौर से अंतरिक्ष से अलग कर देती है। ठीक है, सो ये था हमारा वायुमंडल। अब आता है हमारा शोभ मंडल। तो शोभ मंडल क्या है? शोभ मंडल ध्रुवों पर पतला सा और भूमध्य रेखा का सबसे मोटा एक चीज़ बनी हुई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारी? इसके अंदर है हमारा जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना कितना है वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। शोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी हो जाती है। जब ये तो चीज़ हमने पढ़ी, अब जब वायुमंडल में ऐसा होता है तो शोभ मंडल में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो शोभ मंडल में जब तापमान ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आने लगती है। तापमान की कमी प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर तक हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान के घटने की इस पूरे प्रोसेस को एनवायरनमेंट लैप्स रेट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलूँ तो पर्यावरण ह्रास दर बोला जाता है। ठीक है, सो ध्रुवों पर शोभ मंडल का जो तापमान है -55 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ओके, सो ये वाली चीज़ याद रखना, ध्रुव होते हैं पेल्स वहाँ पर। अब वायुमंडल की दूसरी परत के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। इस डायग्राम को आप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल दी है उसके अलावा इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थ बना देना, उसके बाद ये सारी लाइंस बना के, भले से आप ये साइड की चीज़ें मत बनाना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इस तरीके की बनाना, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की। तो लेयर्स ऑफ द वायुमंडल, एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, टीचर समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। अब जी शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्र जलकण, धूलकण,
वायुधनन और सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ये पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का मतलब मास का 80% हिस्सा इसके अंदर मौजूद भी है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, आप इसको कॉपी कर लेना। सो ये था हमारा क्या, क्षोभ मंडल। अब आता है हमारा दूसरी चीज़, वो है हमारी समताप मंडल। देखो समताप मंडल जो है दूसरी वायुमंडल की दूसरी परत को हम समताप मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल मतलब जो हमारा ट्रोपोस्फेयर था उसके ख़त्म होने के बाद जो पॉइंट शुरू होता है वो शुरू होता है हमारा समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फेयर का। ठीक है, तो वायुमंडल का ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, इसके अंदर लगातार बहुत तेज़ हवाएं के साथ साथ ये बिल्कुल साफ़ रहता है। जेट जहाज़ हैं हमारे, या फिर नॉर्मल जहाज़ हैं, या फिर वायुयान हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ठीक है, अब आप ये हिसाब लगा लो कि वो कितना किलोमीटर ऊंचाई तक अपना उड़ान भरते हैं। आपको एयरप्लेन कितना सा दिखता है, वो इतना ऊपर होता है जबकि वो इतना बड़ा होता है, तो उस हिसाब से आप हिसाब ये लगा सकते हैं। समताप मंडल में पहले 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्टेबल रहता है, लेकिन उसके बाद जब ऊंचाई बढ़ने लगती है तो वो और भी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर में पाया जाता है। और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे पूरे अर्थ की, पूरी पृथ्वी की रक्षा भी होती है। और समताप मंडल में ओजोन लेयर की उपस्थिति के वजह से ओजोन मंडल मतलब ओजोन स्फीयर उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है, देखो मध्य मंडल को हम बोलते हैं थर्मल सिस्टम या मिडल सर्कल या फिर मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर भी लिख सकते हैं आप लोग, मिडल सर्कल भी लिख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मध्य मंडल की बात ये रही कि ये ज़मीन के 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का जो मास है उसमें 0.1% का पार्टिसिपेट करता है। और मध्य मंडल वायुमंडल का एक बहुत ही अशांत क्षेत्र भी माना जाता है, यहाँ तरंगे भी पाई जाती हैं। तो मध्य मंडल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हिंदी में अणु बोलते हैं, उनके हेल्प से बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य ताप अवशोषित होता है। सूर्य ताप अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब सनलाइट होती है। इसके बावजूद भी मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल, उसमें तापमान -100 से -90 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ठीक है, ये तो आप इसमें देख ही रहे हो कितना ज़्यादा तापमान, इसको जो मैंने आपको डायग्राम शो कर रखे हैं इसमें तापमान आप देख सकते हैं कितना रह रहा है। ठीक है, सो इसके अलावा यहाँ पर जलवाष्प बर्फ के बादल के रूप में भी जम जाते हैं। जलवाष्प होता है वाटर वेपर। सो वाटर वेपर जो है बादलों के रूप में जम जाते हैं, जिन्हें सूर्यास्त होने के टाइम पर ही देखा जा सकता है। और इन बादलों को क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूक्टल क्लाउड्स, निशादीप्त मेघ। ओके, तो यही वो मंडल है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या चीज़ें, उल्कापिंड जलकर ख़त्म हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो मैंने टेबल दिखाई है उसके अंदर भी लिखा है, उसमें आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ हमारी ये वाली चीज़ भी देखी जाती है कि नॉक्टिल्यूसेंट जो क्लाउड्स हैं उनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स बोला जाता है। और ये उल्कापिंड है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब बात आती है हमारे मेसोस्फेयर के साथ साथ जो आगे टाइम बढ़ता है वो है तापमंडल का, मतलब थर्मोस्फेयर का। अब ये सारी आपस में लेयर्स जुड़ी हुई हैं ना, तो इसलिए, या फिर इसको हम तापमंडल के अलावा बहिर्मंडल भी कह सकते हैं, थर्मल सिस्टम या थर्मोस्फेयर, या फिर तापमंडल या थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इसके अंदर जो होती हैं रहस्यमय प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं जिनको ओरारो लाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बात है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो हमारा थर्मल सिस्टम है, बहिर्मंडल है, उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और थर्मोस्फेयर मतलब यही थर्मल सिस्टम, तापमान, या फिर हमारा क्या बहिर्मंडल। तो ये जो है एक तरीके से
एक भाग जो इसका 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है उसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं उनका नाम ही आयन मंडल रखा जाता है, इसलिए ही उनको आयन मंडल बोला जाता है। अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी इसके अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये इसके कुछ डायग्राम्स हैं, आप इनको कॉपी कर लो, कॉपी पे इसको बना लो, काफ़ी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये डायग्राम्स में से जो भी डायग्राम्स आपको अच्छे से याद हो जाए आप वही डायग्राम को पेपर में ज़रूर बना कर आना। ठीक है, अब आता है हमारा वायुमंडल के बाद जलमंडल। जलमंडल को हम देखते हैं। देखो जी, जलमंडल के अंदर स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल सब कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जल पाया जाता है। तो यहाँ की हमारे शरीर की संरचना में भी 70% तक जल पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको बोला जाता है, माना जाता है। और ये क्रियाएं जो होती हैं, एक्टिविटीज़, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो स्रोत हैं वो पूरे तरीके से काम करते हैं। इसका भौतिक और रासायनिक जो हमारा एक केमिस्ट्री के तौर पे और फिजिकली तौर पे देखा जाए तो इसके गुण से भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन केमिस्ट्री के और इसके गुण पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है, मतलब वाटर वेपर है, उसके रूप में ये मौजूद रहता है और बादल निर्माण के आधार पर ही काम करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बेस्ट डायग्राम्स दिए हैं, आप इन डायग्राम्स को पेपर में बना कर आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके मार्क्स को ना इंक्रीज़ करती है। टीचर ये समझता है कि हाँ बच्चे को डायग्राम बनाने आते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छे से चैप्टर भी याद रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स आप इसको एक बार कॉपी कर लेना। देखो जी, पृथ्वी पर पाए जाने वाला पूरा जल का लगभग 97% भाग जो होता है वो समुद्री होता है। ठीक है, समुद्र से 97% हमें जल मिलता है। तो ये समुद्री जल खारा होने की वजह से मानवीय उपभोग के योग्य भी नहीं होता। तो ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियरों में कुल जल का जो लगभग 2% हिस्सा होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। और पृथ्वी के 71 क्षेत्रफल पर जल पाया जाता है, ये चीज़ हकीकत है। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके में समझें कि जलमंडल क्या होता है। तो जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागर, झील, नदी तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग इतने भाग में 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र भी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि 97% जो हिस्सा है समुद्र का ही है जल में। तो ये चीज़ आप इसको कॉपी करो, ये चीज़ आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखकर दिखा दी है। ओके, एक डायग्राम और है स्टूडेंट, इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, वायुमंडल कंप्लीट हो गया, जलमंडल कंप्लीट हो गया, अब आता है हमारा स्थल मंडल। भाई स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब बात ये रही कि इस परत की मोटाई कितनी होती है, 30 से 40 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। तो पृथ्वी की इसी परत पर महाद्वीप और महासागर भी बने हुए हैं। पृथ्वी की इस पूरे जो हमारी जगह है ये 12,700 किलोमीटर की है। और हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में उतरते जाते हैं तो तापमान का दबाव इसमें बढ़ता जाता है। और पृथ्वी की सबसे भीतर परत जो है वो 5,000 डिग्री सेल्सियस से 6,000 डिग्री सेल्सियस केल्विन तक होता है। ठीक है, सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। ओके, सो पृथ्वी के सबसे भीतर परत क्रोड है। क्रोड को इंग्लिश में भी क्रोड ही बोलेंगे और हिंदी में भी क्रोड ही बोलेंगे। ठीक है, तो क्रोड का जो व्यास होता है वो लगभग 7,000 किलोमीटर होता है। और इस क्रोड का बाहरी क्रोड जो होता है और आंतरिक क्रोड जो होता है वो दोनों डिवाइड हो जाता है, मतलब आपस में अलग अलग हो जाते हैं, बट जाते हैं, ये नहीं कि दोनों एक ही चीज़ रहते हैं। तो क्रोड का बाहरी परत का जो द्रव होता है वो इस सिचुएशन में होता है कि भीतरी परत से वो ज़्यादा ठोस होता है। और क्रोड का लगभग 10% हिस्सा जो है सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है हमारा उसमें तत्व प्रचुर मात्रा में ही पाए जाते हैं और पिघले हुए लोहे में आसानी से वो घुल भी जाते हैं, ये वाली बात भी है। तो पृथ्वी के मध्य भाग में जो पृथ्वी के मध्य भाग में पावर कहा जाता है उस चीज़ को, मतलब मेंटल बोला जाता है। और ये लगभग 29,000 नहीं 2,000
900 किलोमीटर मोटा है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको नहीं हाँ करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ ना अच्छे से याद रहे कि इतना नहीं था, इतना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो और जब नोट्स बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप उसमें लिखोगे ही। तो मेंटल की निचली परत का लगभग 660 और 670 जो परत होती है वो हमारा इतना किलोमीटर तक मोटी होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ओलिविन और पायरोक्सिन संसाधनों से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो जी बात ये रही कि मेंटल के ऊपर की परत को क्या बोलते हैं, एस्थेनियोफियर बोला जाता है और ये स्तर जो है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भी पाया जाता है। ओके, सो आगे अगर हम बढ़ें तो ऐसा माना जाता है कि मेंटल सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा, एल्युमिनियम इन सब चीज़ों का बना हुआ होता है और ये चीज़ें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी अपनी पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग का जो क्रस्ट है भूपर्टी है। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हो क्रस्ट, तो भूपर्टी इसको बोला जाता है हिंदी में, इसको भूपर्टी के नाम से ही जाना जाता है। और जो भूपर्टी की मोटाई होती है 30 से 40 किलोमीटर की होती है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई होती हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से सियाल लेयर जो है वो बनती है और उसका नाम ही सियाल लेयर रखा गया है। इंग्लिश में SIAL सियाल लेयर है और हिंदी में भी सियाल लेयर है। ठीक है, तो आंतरिक अगर हम अंदरी भाग की बात करें और सागरीय भाग की बात करें तो उसकी मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर की देखी जाती है और ये भाग जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ होता है। तो इस भाग के मुख्य रूप में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओके स्टूडेंट, सो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए ही इस भाग को सीमा लेयर बोला जाता है। तो टेक्टोनिक प्लेट के अंदर 6 मुख्य प्लेटें यूरेशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और प्रशांत प्लेट, ये 20 ग्रेड प्लेटें इसके अंदर पाई जाती हैं और स्थलमंडल जीवन का एक सेंटर भी माना जाता है। स्थलमंडल पर ही वायुमंडल और जैव मंडल सभी जो हैं पॉसिबल हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, उसके अलावा सभी जो है भूदृश्य जैसे सागर, पर्वत, झील, नदी, तालाब, कुएं सभी जो हैं स्थलमंडल पर ही पाई जाती हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हमारे जैवमंडल की। देखो जी, जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त इतने किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। ओके, सो ये वाली चीज़ है जैवमंडल। जैवमंडल के लिए एक बहुत बढ़िया सा मैंने आपके लिए डायग्राम दिया है। ये हमारा जैवमंडल है। ठीक है, जैवमंडल का स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल जैवमंडल के अंदर ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी तीनों चीज़ें हैं वो जैवमंडल में पाई जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैवमंडल जीव अधिकारियों का जीवन जीने की एक जगह है। ठीक है, जीव अधिकारी जो हम सब सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, वो सब। पृथ्वी पर जीवन इन 3 मंडलों पर ही डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जीव ज़मीन से कुछ किलोमीटर ऊपर, ज़मीन से कुछ किलोमीटर नीचे इन जगहों पर पाए जाते हैं। ये वाली बात तो आपको पता है। कुछ कीड़े ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ कहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक जीवन भी पाया जाता है और ये बात भी हकीकत है। तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधताएं, बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। महासागर की गहराइयों में जीवन पाया जाता है। सागरों के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में जीवन पाया जाता है। कोई ना कोई वहाँ रहता है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जो भी। तो ये जैव मंडल में हमारे सब इंक्लूड होते हैं। आप चाहो तो इसका डायग्राम एक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही इजी डायग्राम है, अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है हमें बताता है कि मंडल इज इक्वल्स टू स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ओके,
पृथ्वी का जैव मंडल वो भाग है जिसमें पेड़ पौधे रहने योग्य भी होते हैं और उसको क्या बोला जाता है, इकोस्फेयर इसको बोला जाता है। बस दैट्स इट। तो ये आपका जैव मंडल और वायुमंडल वगैरह वगैरह मंडल सब खत्म हो गए हैं। अब बात आती है निष्कर्ष की। तो देखो, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से बताती हूँ कि निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। देखिए, निष्कर्ष लिखने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो आंसर लिखा है उस आंसर की हर सबटाइटल में से 2-2 लाइनें उठाकर निष्कर्ष को लिखो, क्योंकि टीचर इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष ही इसलिए पढ़ता है कि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव को निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन में लिखेगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद आपने जो पूरा आंसर लिखा है वो पूरा आंसर आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा उठाकर अपने निष्कर्ष में। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि हम अपनी क्लास के एंड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो हम वही देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन से आप क्या समझते हैं? आरेख के आकार को समझें। ठीक है, मतलब डायग्राम के साथ उसको समझाएं। तो पर्यावरण अध्ययन स्टार्टिंग से आपको बताना है। जो मैंने आपको डायग्राम दिए हैं स्टार्टिंग में, वो आपको डायग्राम्स इसके अंदर बनाने हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखो, उनके आंसर साथ में लिख के रखो कि जब हम लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अगेन देखें तो हमें पता लग जाए कि हमने क्लासेस में क्या पढ़ा था और हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से देखे थे। पर्यावरण के घटकों की व्याख्या करें। आपके मुकाबले कौन से घटक अधिक महत्वपूर्ण हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि भाई घटक कंपोनेंट्स के बारे में बताना है तो कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा। देखो, जैसे कि बोला जाता है कि जैव मंडल इजिकल्स टू बाकी के 3 मंडल, तो हम कह सकते हैं कि जैव मंडल एक तरीके से हमारे नज़रिए में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको कोई एक चीज़ नहीं बतानी। हमेशा से कोशिश करना कि अपने आंसर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को रखना। ठीक है, तो आप लोगों को जैव मंडल बताने के साथ बाकी के तीनों मंडलों को भी डिस्क्राइब करना है विद डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से वायुमंडल की व्याख्या कीजिए। वायुमंडल चित्र की सहायता से, मतलब इन्होंने डायग्राम मांगा है, तो आप लोगों को जो मैंने टेबल बताई है पहली बात वो आपको बनानी है। उसके बाद आपको चारों इसके अंदर जो 5 चीज़ें हैं, स्फेयर्स हैं, उनको डिस्क्राइब करना है और उनके भी अगर आप लोगों को डायग्राम मैंने दिखाए हैं तो उनको भी मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के 4 घटकों के बारे में लिखिए। ठीक है, चारों घटक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 4 घटक आपको सिंपली लिखने हैं। इसमें चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनाना, क्योंकि इन्होंने डायग्राम बोला नहीं है। बट ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें आप डायग्राम्स का ज़्यादा यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जलमंडल से आप क्या समझते हैं? जलमंडल से आप क्या समझते हैं, बस बता दो क्या समझते हो। डायग्राम के साथ बताना, बिना डायग्राम के बताया तो बहुत मारूंगी। ओके, सो स्टूडेंट, अब आप लोगों का ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।